ये तो फिर भी डिफेंसिव मेजर है। थप्पड़ का जवाब देने से पहले थप्पड़ मारना चाहिए, वो आपकी अभी डीएनए आना चाहिए। इवेंचुअली अगर भारत हैज टू सर्वाइव, ये थप्पड़ के जवाब से थप्पड़ से नहीं चलेगा। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव। बॉर्डर के ऊपर होते थे और पाकिस्तानी हमारे ऊपर फायर करते थे, तो वो हमको बोलते थे हमें तो फायर करने का आदेश हमारी पॉकेट में है, आपको तो लेना पड़ेगा। तो ये आपने सुना हुआ किस्सा, मगर अब नहीं होता ऐसा। टेररिज्म स्टार्ट हुआ तो जो शिवलिंग था उसको तोड़ने की कोशिश करी गई। तो लोग बताते हैं कि जब वो तोड़ रहे थे तो उसमें से खून आने लगा और फिर लोग छोड़ के भाग गए उसको, जो टेररिस्ट थे। उसके बाद में उस मंदिर के अंदर कोई नहीं गया। जब मैं वहां गया तो मैं पहले भी जा चुका था उस मंदिर के अंदर। उस टाइम पे मुझे बताया वहां पर गौ हत्या करके सामने डाल दिया था। वहां के उस गांव के एल्डर्स थे, वो वहां पर सामने आए और उन्होंने उनको बोला कि हमारे बच्चों से गलती हुई है। या आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि इनका श्राप, आपको लगता है ऐसा कुछ है कश्मीरी पंडितों का श्राप कि उन्हें उनकी जमीन से उखाड़ दिया गया? नहीं, ये मेरा मानना है। वहाँ के लोगों को आप जब बाहर निकाल देते हैं तो वहाँ का श्राप तो लगता ही लगता है। कश्मीरी पंडित वो हैं जो कितनी भी तार लगने के बाद तलवार की धार उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। क्या मॉडर्न टाइम्स में एआई के जरिए वॉरफेयर शुरू हो चुका है? क्योंकि ये वॉर टाइम्स हैं, हम दुनिया में अलग अलग हिस्सों में वॉर्स देख रहे हैं, तो क्या एआई का इस्तेमाल हो रहा है ऑलरेडी? यस, हर चीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। मैं अमेरिका की बात करूंगा, वहाँ पे एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है और धीरे धीरे हमारे यहाँ भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज्यादा कर रहे हैं। डीप स्टेट एट प्ले की बात करते हैं तो मिलिटरीली या पॉलिटिकली कुछ ऐसी इंटरवेंशंस आपने देखी जो एनालाइज की एज ऑब्जर्वर? उसको देखिए, सोरोस का जो सिस्टम है, क्यों हर इलेक्शन के पहले सोरोस का कोई ना कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाता है हमारे देश के खिलाफ? क्यों हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अंबानी अदानी जैसे कंपनीज हैं, उनको डेलिबरेटली टारगेट करते हैं वो लोग? बिकॉज उनको मालूम है कि जब ये बड़े होंगे तो वो उनको कॉम्पिटिशन देंगे। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और ये बात नेशनल सिक्योरिटी पर भी लागू होती है। ऑपरेशन सिंदूर भले ही भारत के लिए सक्सेसफुल रहा हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर अभी भी गौर किए जाने की ज़रूरत है। और इन्हीं पहलुओं पर चर्चा के लिए एक बहुत ही खास आर्मी वेटरन मेरे साथ आज खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, जो कि कश्मीर में जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं, 7 टेन्योर इन्होंने कश्मीर में बिताए हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल जैसे बहुत सारे मेडल से भी नवाजे गए हैं। इन्हें एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस का बहुत अच्छा खासा अनुभव है और कश्मीर में काफ़ी पॉपुलर ऑफिसर भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस सर। थैंक यू सो मच वन टू वन विद रिचा पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए ऑन वन सोशल। थैंक यू रिचा, थैंक्स। एंड ठीक है, बहुत सारे मेडल तो नहीं है, बट जो हैं सो है अच्छे। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है सियाचिन, जहाँ पर भारतीय फौज डटी रहती है, वो किस तरह के हालात में काम करते हैं? मैंने अपनी बटालियन कमांड करी वहाँ पर, ठीक है। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सर्व आपने देयर। सियाचिन में काम किया है। सियाचिन में भी, वो भी नॉर्थ ग्लेशियर बोलते हैं जो मेन सियाचिन है, और 75-76 किलोमीटर्स लंबा है। इट्स द लार्जेस्ट, हाईएस्ट, कोल्डेस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। और मैंने 2003-04 में था मैं वहाँ पर, ठीक है। और मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मैं 2003-04 में था, क्योंकि मुझसे पहले 20 साल पहले जब 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा किया गया, उसको ऑक्यूपाई किया गया, उस टाइम पे जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स और जवान थे वो किस हालत में गए थे इक्विपमेंट के बारे में, अगर आप सोचेंगे तो मुझे अगर कोई बोले अभी जाने के लिए वो कपड़े पहन करके, तो मैं उसको देखूंगा यार तुम क्या मजाक कर रहे हो। सो दे डिड नॉट हैव दोज मॉडर्न क्लोथिंग्स टू गो टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। देमसेल्व्स। इक्विपमेंट नहीं था। कितनी ठंड होती है वहाँ? -40 होती है, -25 गर्मी में होती है, ठीक है। -40 to -60 होती है। ये लोहे का है ना, तो इसको मैं अगर ऐसे पकड़ लूँ तो ये जो मेरा स्किन है वो वहीं लोहे के अंदर चिपक जाएगा और नहीं वापस आएगा ऐसे। ठंड है, ठंड के साथ में हवा नहीं है। सो जो हवा चलती है उसकी स्पीड तकरीबन 80-90-100 के हिसाब से चलती है, और आपके लंग्स के अंदर जो हवा होती है वो उसको सक आउट करने की कोशिश करती है, और उस एयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो जब आप एक कदम चलते हैं
जो प्लेन में आज आप अभी यहाँ पे चल रहे हैं, अगर आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलते हैं तो वहाँ पर आपको 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे चलने में, बस यू हैव टू स्नैच दिस थिंग। प्लस प्रोटेक्शन के लिए क्लोथिंग ऐसा हो जाता है कि आपके ऊपर वजन ज़्यादा हो जाता है, और उससे ज़्यादा खतरनाक एवलांचेस और क्रिवैसेस हैं। आज ये पोस्ट पिछले 20 साल से सेफ थी, और सडनली उस वहाँ पर कहीं से एवलांच आएगा और उसको पोस्ट को रात को बहा के ले जाएगा। या आपकी टीम चल रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी, बस काफ़ी लंबा इलाका है और आपको लोग चलने, बेस कैंप से लेकर के जो मेरी फॉरवर्ड पोस्ट थी वहाँ पहुँचने में 21 दिन लगते थे चढ़ने में। बहुत चैलेंजिंग। वापस आने में वो आदमी उसको 10 दिन में कर लेता था या 12 दिन में, बट चढ़ने के लिए उसको 21 दिन लगते थे, एंड दैट चैलेंज। एक मुद्दा कश्मीरी पंडितों का भी है जिसमें आपने कहा है कि जब तक उनके साथ कंसिलिएशन आम लोग नहीं करेंगे, कश्मीरी मुसलमान उनको नहीं बुलाएंगे, गिव एन एग्जांपल। या आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि इनका श्राप, आपको लगता है ऐसा कुछ है कश्मीरी पंडितों का श्राप कि उन्हें उनकी ज़मीन से उखाड़ दिया गया? ये आपने बड़ा डिटेल में रिसर्च किया हुआ है। नहीं, ये मेरा मानना है। देखिए, जो वही सोसाइटी सक्सेसफुल है जहाँ पर मिक्स और पीपल हो, ठीक है, वहाँ के लोगों को आप जब बाहर निकाल देते हैं तो वहाँ का श्राप तो लगता ही लगता है, ठीक है। और कश्मीरी पंडित वो हैं जो कितनी भी तार लगने के बाद, तलवार की धार, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। सो वो काफ़ी समय से भुगते हुए हैं, उनके पूरा जनरेशन टू जनरेशन, बिकॉज इवेंचुअली जो बाकी कश्मीरी मुसलमान बन गए, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट दे हैड टू कन्वर्ट, एंड दे हैव कन्वर्टेड, इट्स ऑल राइट। उनका डिसीजन था, फोर्स था, लियोर था, भय था, क्या था, दैट्स ऑल राइट। मगर आप यही जो कश्मीरी हिंदू थे वो भी तो उनके भाई थे ना। जब आप उसकी जीनोलॉजी को लेके जाएंगे तो इवेंचुअली कोई ना कोई पेरेंटेज वहाँ से निकलेगा, और आपने अपने, उनको निकालने वाले पाकिस्तानी नहीं थे, उनको निकालने वाले कश्मीरी कश्मीरी मुसलमान थे। और कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को ही नहीं निकाला, उन कश्मीरी मुसलमानों को भी निकाला जो फॉरवर्ड सोच वाले थे, जो ये नहीं चाहते थे होना। तो आफ्टर ऑल, जब कहते हैं ना, जब रेवोल्यूशन होता है, जब टेररिज्म होता है, जब एक्सट्रीमिज्म होता है, तो सबसे पहले किसको मारा जाता है? जो लोग मॉडरेट थॉट के होते हैं, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सबसे पहले, क्योंकि इनकी सोच होती है मॉडर्निटी की तरफ। और जब ये सब बंद हो जाता है तब जाकर के एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वहाँ पर पनपती है, और फिर सबको या तो कंपेल करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, 20-25 साल के बाद में जो बच्चा वही देख रहा है वो उसी हिसाब से बड़ा होता है, राइट, ठीक है। नाउ सडनली वहाँ पे आप मॉडर्न थॉट को ले जाओ तो उनको झटका लग जाएगा, राइट। सो टुडे इफ़ यू गो टू अफगानिस्तान एंड सारी लेडीज़ वहाँ पे चले जाएं यूरोप से आकर के, तो वहाँ पे सदका लग जाएगा ना, बिकॉज कई सालों से वो एक सोच वहाँ चल रही है। पर वो कंसिलिएशन पॉसिबल है इस लाइफ टाइम में? इस लाइफ टाइम में जो लोग रिकंसाइल कर सकते हैं वो हैं जो 60 से ऊपर वाले हैं, या 50 साल 55 साल से ऊपर वाले लोग हैं, जिन्होंने कश्मीरी हिंदूज को अपने साथ में रहते देखा है। वाइल साइलेंस या एक्टिव पार्टिसिपेशन से एक जो कश्मीरी हिंदू के साथ जेनोसाइड हुआ, उसको उन्होंने परपिचुएट किया, भाई कुछ नहीं किया, और ज़्यादातर लोग साइलेंट रहे, दैट ऑल्सो इज दिस थिंग। मगर दे आर द वंस, उनको पता है कि वैल्यू क्या है, एक मल्टी कल्चरलिज्म की, मल्टी आइडियोलॉजी की, रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो जब ये मल्टी कल्चरलिज्म नहीं रहा वहाँ, तो क्या फ़र्क आया? क्योंकि आपने तो कश्मीर को बहुत नज़दीक से देखा है। नहीं, फ़र्क क्या, अभी ये देखो, फ़र्क तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक जगह है लुलाब करके, वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे बहुत मंदिर हैं, और कई मंदिर हैं जो अटेंडेड नहीं है, कई मंदिर डिस्ट्रॉयड हैं, और एक मंदिर है जो गाँव से थोड़ा सा बाहर, और वहाँ पे कोई आर्मी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, काफ़ी दूर है। जो नियरेस्ट आर्मी पोस्ट है वो तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर दूर होगी। वहाँ पर कभी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हुई। जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ तो जो शिवलिंग था उसको तोड़ने की कोशिश करी गई। तो लोग बताते हैं कि जब वो तोड़ रहे थे तो उसमें से खून आने लगा, और फिर लोग छोड़ के भाग गए उसको, जो टेररिस्ट थे। एंड उसके बाद में उस मंदिर के अंदर कोई नहीं गया छूने के लिए।
तो जो लोकल एक यूनिट है वो पूजा वगैरह करती थी, हफ्ते में एक दिन आ गए, या साफ सफाई कर दिया, नॉट पूजा पर साफ सफाई कर दिया। 3-4 साल पहले या 5 साल पहले, मुझे भी याद नहीं है, जब मैं जीओसी था वहाँ पे, कोर कमांडर नहीं, उससे पहले वाले टेन्योर में, तो जब मैं वहाँ गया तो मैं पहले भी जा चुका था उस मंदिर के अंदर। तो उस टाइम पे मुझे बताया वहाँ पर कि कुछ समय पहले किसी ने बड़ी कॉल गौ हत्या करके वहाँ पर सामने डाल दिया था। अच्छा। तो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो आर्मी वालों को मालूम चला, वो लोग आए वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए। तो जो वहाँ के उस गांव के एल्डर्स थे वो वहाँ पर सामने आए और उन्होंने उनको बोला कि हमसे गलती, हमारे बच्चों से गलती हुई है, आप ये काम मत करिए क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देता और आपके लिए बुरा लगेगा, हम साफ करेंगे। सो दे क्लीन्ड अप, उन्होंने उसको पूरा साफ किया और फिर वो मंदिर को, फिर उन्होंने बोला अब आपको जैसे प्योरीफाई करना है आप प्योरीफाई कर लो, और ये पूरी कार्रवाई करी। और उन्होंने बोला ये चीज़ कि हम यहाँ पे रह चुके कश्मीरी हैं, मुसलमानों ने। कश्मीरी मुसलमान हैं, हम कश्मीरी हिंदुओं के साथ रह चुके हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है, मगर ये जो बच्चे हैं जो अभी पिछले 20-25 साल से जो इस उम्र वाले हैं जिन्होंने ये काम किया है, इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, उनको नहीं पता कि इसका वैल्यू क्या है, और हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम यकीन करेंगे कि आगे ऐसा ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो यूथ है जितना बाहर जाएगा, जितना दिखेगा, उसको ये पता चलेगा वैल्यू मल्टीकल्चरलिज्म की। मल्टीकल्चरलिज्म का और प्रोग्रेस। देखिए, तिरंगा लगा था मेरे टाइम पे, ठीक है, 26 जनवरी को 2022 को, वो तिरंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगवाया था, ठीक है, लाल चौक पर, लाल चौक के ऊपर, जहाँ पर आप पकौड़े खा रहे थे। जहाँ पे मैं पकड़ गया था। सो लॉट ऑफ पीपल गिव मी द क्रेडिट ऑफ कि वो लगाया, और उसके लिए मुझे आदेश नहीं था, कोई ऑर्डर्स नहीं थे, मगर ये जो स्टेप है, मैं तो नहीं गया था लगाने के लिए, आर्मी नहीं चढ़ी थी लगाने के लिए, कौन चढ़ा था? 2 कश्मीरी युवा, ठीक है, वो चढ़े थे। तो जब 2 लड़के आपके पास में अवेलेबल हैं, तो वो अकेले ही 2 लड़के नहीं होंगे ना, उनके साथ में कई ऐसे बच्चे होंगे। ऐसे बहुत यूथ है जो 50-45 साल के नीचे वाले लड़के हैं, और लड़के लड़कियां हैं, यूथ हैं, जो एक्चुअली देश से प्यार करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक मॉडर्न लाइफ चाहते हैं। अभी एक फिल्म आई थी धुरंधर, जिसमें मज़ारी नाम का कैरेक्टर रणवीर सिंह का बहुत पॉपुलर है। और मज़ारी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में एक मज़ारी हैं जिनका नाम है ईमान ज़ैनब मज़ारी, एक जानी मानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये, और इन्हें और इनके पति को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान मिलिट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही थी, कह रही थी कि पाकिस्तान मिलिट्री टेररिस्ट है। जब पाकिस्तान के आम लोग, और ये आम लोग नहीं हैं, ये एक्चुअली ख़ास लोग हैं जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान मिलिट्री की थू-थू तो होती है, लेकिन आपने तो सामने से देखा है, पाकिस्तान मिलिट्री की सोच क्या है? देखिए, उनकी 2 लेवल की सोच है। एक उनका ऑफिसर काडर है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे। अगर आपने वहाँ पे राइज करना है, और ये 70 से पहले नहीं था इतना, बट समवेयर 65 के बाद में ये सोच काफ़ी चली, और ज़ियाउल हक के आने के बाद में बहुत स्ट्रांग हुई है। आपको एंटी इंडिया अगर आप बात नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं चढ़ सकते, ठीक है। दूसरा, आप अगर धर्म से एफिलिएटेड नहीं होंगे, अगर आप इस्लामिस्ट माइंडसेट के नहीं होंगे, तो आपका ऊपर चढ़ना मुश्किल है। तो मैं कई लोगों से मिला भी हूँ पाकिस्तान आर्मी के, और वो यही बताते भी थे कि भाई आगे चढ़ना है तो ये तो करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब आप उस चीज़ को 10 बार ड्रामे में भी करते हो, देन यू स्टार्ट बिलीविंग ऑल्सो इन इट। सो जो स्लोली आज की जो इनकी लीडरशिप है, ज़ियाउल हक के टाइम पे कमीशन हुई थी, और उसके बाद में कमीशन हुई है जब रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। एक पाकिस्तान आर्मी था जिसका कंट्रोल था, ठीक है, एज एन आर्मी, बट इट वाज नॉट अ रेडिकलाइज्ड आर्मी। इट ये वाज कब की बात है? ये समवेयर अबाउट 70s की बात है। 70 से पहले रेडिकलाइज नहीं थी, ठीक है। इट वाज नॉट प्रो इंडिया, इट वाज एंटी इंडिया, इट वाज ऑलवेज एंटी इंडिया। बिकॉज पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वो एक रैशनल पे हुआ है, टू नेशन थ्योरी पर टू हुआ है। नेशन थ्योरी पे हुआ है। तो आपको वो करना पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा। और पाकिस्तान आर्मी का ये जो चेंज है, समवेयर मिड 60s में ये चेंज आया,
और उस चेंज के बाद में जब पावर आई इनके पास समवेयर इन अर्ली 60s, तो उस पावर के बाद में ये री इन्फोर्स हो गया। मगर जब ये इस्लामिज्म हुआ इसके अंदर, और दिस स्टार्टेड समवेयर इन मिड एंड 70s, तो उस टाइम से लेकर के जो भी आदमी ऑफिसर या जवान कमीशन होता है, तो इनके यहाँ पे नमाज का सिस्टम, प्रेयर्स का सिस्टम, बहुत एक रूढ़िवादिता जिसको रेडिकल थॉट कहते हैं ना, वो उसके अंदर भी चला गया है। सो स्लोली आज जो लीडरशिप है, जैसे आसिम मुनीर एक वहाँ का लीडर है, तो उसकी जब तक वो बिल्कुल एंटी इंडिया, एंटी धर्म वो बात तो नहीं करेगा, हाँ, आसिम मुनीर तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं, वो तो खुद नहीं तो सभी का हाल वही है, तभी सभी का हाल वही है। पर तभी वो पहले आर्मी चीफ हैं जो हाफिज कुरान है। देखिए, हाफिज कुरान इज अ टाइटल यू आर गेटिंग हाँ, फॉर योर वर्क, मगर माइंडसेट तो बाकियों का भी वही था। बाकियों का वही ठीक है, अगर वो मॉडर्न भी था तो भी वो धर्म का इस्तेमाल करके, जैसे परवेज मुशर्रफ है या ये सारे के सारे, आसिम मुनीर भी है, इनको चुस्की चाचा और समथिंग कहते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो दे ऑल ड्रिंक, मगर पब्लिक फेस के अंदर एक बहुत हार्ड लाइन इस्लाम को फॉलो करने वाले माने जाते हैं। तो ये जो इनकी थॉट प्रोसेस है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे आपने ये इमरान मज़ारी का नाम लिया, तो ये अगर आप सोचते हैं कि इमरान मज़ारी इज़ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग ईमान पर्सन, ईमान मिर्जा। ईमान मज़ारी, शी इज़ अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। इट इज़ वो इमरान खान के साथ में चलने वाले लोग हैं, तो वो एक पॉलिटिकल एंटिटी को डिफेंड कर रहे हैं, एक थॉट को, अलग थॉट को डिफेंड कर रहे हैं। तो इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2-3 पॉलिटिकल एंटिटीज, राइट। तो वो उसके लिए है। मगर ये नहीं कभी आपने गलती से सोच लेना है कि उनके आने से रीजन में पीस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एंटी इंडिया या प्रो इस्लाम, दैट धर्म का जो एक सिस्टम है वो उनके दिमाग में कीड़ा रहेगा। राइट नाउ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि उनका जो एक लीडर है, वो पश्तून लीडर, पठान लीडर, वो जेल में है। जिस दिन वो बाहर आ जाएगा, उनकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल सेम उसी हिसाब से रेडिकल चलेगी। हमारे लिए वहाँ पे कोई भी पावर हो इंडिया के लिए, वो पावर आपके लिए अच्छी नहीं है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा है कि डिफेंसिव माइंडसेट। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने टेररिस्ट ठिकानों को वहाँ उड़ाया, तो एक ही बार में काम तमाम क्यों नहीं कर दिया? हम ये बार बार कैलिब्रेटेड अप्रोच पर क्यों टिक जाते हैं? ये देखिए ऋचा, सडनली नहीं हो सकता। पहले आपकी जो डीएनए, आपकी जो सोच है, ऐसी सोच वाले पूरे इंडिया के अंदर वही लोग हैं जो जिम्मेदारी की पोजीशंस में नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, जो बैठे हुए हैं। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हमको सबसे पहले मारना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब आपकी काबिलियत हो। तो पहले आपको कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी डेवलप करने की है रिक्वायरमेंट आपके सोच को बदलने की। हमारी पूरी जो सिविलाइजेशन सोच है कॉलोनियल एरा के बाद में, वो यही है कि हम अपने में संतुष्ट हैं, हम यहीं रहेंगे, हम खुश हैं, या हम जैसे दूसरों भी पर दिख रहे हैं, अटैक हम नहीं दूसरे करेंगे। पे अटैक नहीं करेंगे। वो आपको कुछ करता रहे, जब बहुत ज़्यादा आपको चोट लग जाएगी तब आप उसके पीछे चलेंगे। कि हमने पूरी दुनिया को ये बताना है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, और ये हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक आदमी चाहता है वी हैव टू कम आउट फॉर अ वैलिडेशन पूरी दुनिया से कि इंडियंस बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे ट्रम्प वेरी भी वेरी बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी इज माय वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत तारीफ करते हैं। वो भले ही सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, बट वो पर्सनल लेवल पे प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे। करेक्ट। तो हमें उससे क्या फ़ायदा है? आप टैरिफ लगाओ, आप थोड़ी बुराई कर दो, बट आप टैरिफ मत लगाओ। इवेंचुअली आई एम नॉट लुकिंग एट उनकी जो डील है, बट द फैक्ट इज दैट जब तक कि आपकी सोच नहीं चेंज होगी, वो झटका लगा हमें 62 के अंदर, फिर 65 में तो एक बैलेंस हुआ, 71 के अंदर हम लोग थोड़े बहुत तैयार हुए, बिकॉज देन इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड कमिंग। बट वो जो हमारा एक डीएनए है ना, वो आप कहीं भी चले जाओ, एवरीबडी विल से इंडियंस आर वेरी स्वीट, इंडियंस आर वेरी स्वीट, इंडियंस आर स्वीट। एक थप्पड़ मार करके स्वीट का मुझे क्या लेना है? जब तक आप एक थप्पड़ का जवाब थप्पड़ दे दो, तभी फिर भी बैलेंस है। जब आपने कहा कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना सीखना चाहिए, तो फौज के लेवल पर, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से सीखना नहीं चाहिए, ये तो फिर भी डिफेंसिव मेजर है। थप्पड़ का जवाब देने से पहले थप्पड़ मारना चाहिए, वो आपकी अभी डीएनए आना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली अगर भारत हैज टू सर्वाइव, ठीक है, ये थप्पड़ के जवाब से थप्पड़ से नहीं चलेगा। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव।
तो इस सोच ने, इस डिफेंसिव सोच ने इंडियन आर्मी को और हमारी सेनाओं को किस तरह से अफेक्ट किया है? क्योंकि जब पॉलिटिकल विल नहीं रहती है, तो ऑब्वियसली फोर्सेस भी कुछ नहीं कर सकती अगर करना भी चाहें तो। और आपने इतने लंबे सर्विस पीरियड में ज़रूर इसे महसूस किया होगा। सो सबसे पहली बात, जब ऐसी सोच होती है तो क्या होता है कि आपके इक्विपमेंट नहीं आते, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर उतना ध्यान नहीं होता है, आपकी जो लीडरशिप है वो नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर उसकी आवाज़ नहीं होती है, तो वो आपके जो देश के नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बता नहीं सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ओवरऑल उसको अफेक्ट करती हैं। मगर फॉर्चुनेटली जो एक इंडियन आर्म फोर्स का कल्चर है हमारा ट्रेनिंग का, या जो नीचे का लेवल का है टैक्टिकल लेवल का, वो पूरी जो कार्रवाई है, प्लानिंग, प्रिपरेशन हमेशा चलती रहती है। मगर जब तक आपको आदेश नहीं मिलेगा कि आपने एक चीज़ ऐसे करनी है, तब तक वो बड़ा मुश्किल होता है। तो वेरी अर्ली टाइम जब हम बॉर्डर के ऊपर होते थे और पाकिस्तानी हमारे ऊपर फायर करते थे, तो वो हमको बोलते थे, हमारे जवानों को, और हमको बोलते थे कि भाई आप हमें तो फायर करने का आदेश हमारी पॉकेट में है, आपको तो लेना दिल्ली से लेना पड़ेगा। पड़ेगा। तो ये आपने सुना होगा किस्सा, ये रियल किस्सा है, मतलब मेरे टाइम का किस्सा है, ऐसा नहीं है। मगर अब नहीं होता ऐसा, ठीक है। और वो ये चीज़ भले तो ही जब पाकिस्तानी ये बोलते थे कि आपको तो फायर करने के लिए परमिशन लेनी होगी, तो बड़ा बुरा लगता होगा एज अ सोल्जर। ऑब्वियसली बुरा तो लगता है, इट डज अफेक्ट योर मोरल, इट डज अफेक्ट योर दिस वाइल जो एक लीडरशिप है वो अपने जवानों को, और लीडरशिप हर लेवल से होती है ना, एज ए कंपनी कमांडर अपने जवान को, बट सीईओ अपने कंपनी कमांडर को समझा रहा है, वो आपको समझाती है, बताती है उसका फ़ायदा नुकसान जो भी है। बट इंडियन आर्म फोर्सेस आर अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटी, एंड थैंक गॉड फॉर इट। मतलब मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, बट यस, जो हमारा स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है, जो सोच है, खास तौर से पॉलिटिशियंस भी एडवाइस लेते हैं अपनी एक ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट से। अभी भी वो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट है ऊपर का, वो इस सोच पे नहीं पहुंचा है कि हमने आगे से, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली खेलता है ना, एक फ्रंट एग्रेशन। फुट से खेलता यस। है, जब तक आप वो फ्रंट फुट से खेलना नहीं सीखोगे तब तक आपको हमेशा चोट लगती रहेगी। एक किस्सा है फील्ड मार्शल मानेक शॉ का कि जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि क्या हम लड़ाई के लिए तैयार हैं 1971 में, तो उन्होंने मना कर दिया कि नो वी आर नॉट रेडी। और उन्होंने कहा कि मुझे वक्त चाहिए लड़ाई करने के लिए, और कुछ महीने लगे उस स्टेज पे पहुंचने के लिए, जिसके बाद उन्होंने कहा यस वी आर रेडी। और फिर बांग्लादेश वॉर हुई और उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ, बांग्लादेश बना। तो क्या भारतीय सेना आज उस स्तर पर है, या हम नीचे आए हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कह सकें कि नो, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी विल डू? या सो देखिए, पहली बात है, वी विल नॉट डू इज इनकरेक्ट। मानेक शॉ ने सैम ही ने वाज नॉट रेडी, ही सेड आई एम नॉट रेडी। सैम ने ये बोला कि ये अभी समय नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब मैं दोनों की स्ट्रेंथ लाता हूँ। लॉट ऑफ टाइम पीपल टेक इट वेरी नेगेटिवली अबाउट इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर दिया कि अब ये करना है, और वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि करने को हम कर लेंगे, मगर उसके ये नुकसान है, आई विल सजेस्ट दैट वी शुड वेट। सो दोनों की मैच्योरिटी है। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो उनको हटाते और किसी और को ले आगे चला देते। तो शी अंडरस्टूड एज अ पॉलिटिशियन, वो ये समझ गई कि जो इंडियन आर्मी लीडरशिप है वो उनको जो सुझाव दे रही है वो सही सुझाव दे। तो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू हर एज वेल, राइट। एंड वी हैव टू गिव क्रेडिट टू इंडियन आर्मी लीडरशिप एज सैम मानेक शॉ, जिन्होंने साफ साफ बात उनको बताई, और जो प्रॉमिस था कि हम इस टाइम पे तैयार हो जाएंगे, वो शेपिंग ऑफ एनवायरनमेंट उन्होंने किया। और आपको जो हुआ सो हुआ, आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस वन, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट विन एवर यस। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस पूरी दुनिया के अंदर कभी इससे तेजी के साथ और इससे जीत कहीं किसी की नहीं हुई है। आज की भी लीडरशिप बोलती है, ठीक है। मैं रहा हूँ उस लीडरशिप के मिलिट्री अंदर, लीडरशिप। आई हैव बीन इन पार्ट ऑफ इट। और सडनली मैं तो अभी देखिए 1.5 साल 2 साल हो गया, मैं कोई आर्मी कमांडर या चीफ तो हूँ नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं 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 बट आप बोलते हैं। कश्मीर के बॉस रहे हैं। तो आई नो, नॉट वंस देयर इज एन इंसिडेंट इन विच हमारे गृह मंत्री हैं, वो आए थे, कुछ ऐसी बात हुई
और मैंने बड़ी साफ साफ उनको बोला उस टाइम पे, मैंने बोला उनको। एंड मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जबकि जो जो ब्रीफिंग्स होती हैं उस ब्रीफिंग के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 आदमी बात करता है। तो मेरे नंबर 1 आदमी आर्मी कमांडर थे, जनरल जोशी। मैंने जनरल जोशी को बोला कि सर ये जो बात कह रहे हैं ये कुछ मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप इजाज़त दें, देयर इज़ अ प्रोटोकॉल, आई कांट जस्ट से कि सर आप। तो इसे नहीं नहीं यार, यू प्लीज स्पीक। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे एक डिसेंट और डिस्कोर्स दोनों चलता है, ठीक है। ही अलाउड। मैंने फिर इंटरवीन किया और मैंने बोला गृह मंत्री जी, मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें कहनी है, अगर आपके पास, अगर आप सुनना चाहें तो बताएं। एंड ही लिसन्ड। मैं कोई 10-15 मिनट मैंने बोला और उन्होंने पूरी बात सुनी, और कोई भी नेगेटिव नहीं था उसके अंदर। सो आपने जनरल ढिल्लन का किस्सा सुना होगा। उनसे पूछा गया कि क्या 370 हटा सकते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ हटा सकते हैं। सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन व्हिच हैपेंड। क्या इंडिया में अभी वो इकोनॉमिक पावर है जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सशक्त मिलिट्री के लिए ज़रूरी है, या हम उससे काफ़ी दूर हैं? आप अपने आप को किस से कंपेयर करना चाहते हैं? अपने आप को पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके, फ्रांस ऐसे देशों से कंपेयर करना चाहते हैं तो हम तो आगे हैं, ठीक है। बट अगर आप अपने आप को इजराइल से कंपेयर करना चाहते हैं, जहाँ की फंडिंग इजराइल की इकोनॉमी नहीं चलाती है, बट बाकी देशों से, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका से बहुत पैसा आता है उनके पास में। आज से नहीं आ रहा था उनके पास, 1973 से जो एक वो जब डील साइन हुई थी तब से उनके पास में वो पैसा आता रहा है, उनके पास और इजिप्ट के पास में। और उनके पास में एक वेल स्टैब्लिश्ड डिफेंस इंडस्ट्री है जिसके थ्रू माध्यम से उनके पास पैसा आता रहा। टेक्नोलॉजी बेस है उनके पास, हमारे पास और सबसे काबू करने के लिए सब कुछ है। मगर अगर आप एक वर्ल्ड नंबर 1 पावर बोलना चाहते हैं, टू कंपेयर यू योरसेल्फ विद अमेरिका एंड चाइना, आई डोंट थिंक सो वी आर स्टिल देयर येट, वी आर नॉट देयर एट ऑल, राइट। वो टेक्नोलॉजी तब आएगी जब वो पैसा, जब इतना पैसा हो जाएगा और R&D के अंदर हमारे पैसे लगने लगेंगे, जब एयरक्राफ्ट इंजन्स हमारे देश के अंदर हमारी कंट्रोल के अंदर बनने लगेंगे, राइट। सो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर वी आर लॉन्चिंग, ऑल राइट। अभी लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। बहुत वक्त लगेगा वो, बिकॉज प्लीज आप जिनसे compete कर रहे हैं, आप compete कर रहे हैं वर्ल्ड के फर्स्ट नेशन से, जो मॉडर्न नेशंस हैं, वो पता नहीं कब से आज़ाद हैं। 1947 में आपके देश को बिल्कुल भूखा नंगा बर्बाद करके छोड़ के गए। अभी एक रिपोर्ट आई है यूएस की, जिसमें कहा गया है, ऑफिशियली पहली बार माना गया है, यूएस ने कहा है कि चाइना दूसरी सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है, और उसमें चाइनीज़ मिलिट्री का भी जिक्र है कि चाइनीज़ मिलिट्री का जो स्पीड है, स्केल है, बिल्डअप है, उसकी तारीफ़ की गई है। इस पर्सपेक्टिव में ये हमारे लिए कितने बड़े खतरे की बात है? नहीं, खतरे की बात तो बिल्कुल है। मैं आपको पहले बताया कि जब तक चाइना ने बिल्कुल एक प्रोग्राम सेट किया कि हमने इस मिशन पे चलना है, और 2027 तक उसने एक मिशन सेट किया था कि ताइवान की तरफ जाएंगे, 2037 में ऐसे करेंगे। उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है, और वो प्लान के अंदर वो कई साल पहले चल रहे हैं, ठीक है, कई साल, पाँच एडवांस में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो प्लान बनाया था, ठीक है। हमारी जो ताकतें हैं वो विभाजित ताकतें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगी कि आत्मनिर्भर हो, तो उसको लोग खाई में डालने की कोशिश करेंगे। वो मॉडर्नाइजेशन की बात करेगी तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। आप अपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जब वो पावरफुल होने लगती हैं तो भाई कई लोग ऐसे पीछे पड़ जाएंगे वो पावरफुल क्यों हो रही हैं। जबकि चाइना ने उन्हीं कंपनी में, कम्युनिस्ट कंपनी होने के बावजूद, उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया। उसके यहाँ पे गवर्नमेंट और सपोर्टेड कंपनीज नहीं है, दे आर ऑल प्राइवेट कंपनीज विच आर रनिंग द शो। सो देयरफॉर अगर आपको आगे चलना है तो आपको ये सब चीज़ें जो बाकी देश कर रहे हैं उसी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। आप बाबर आप कह रहे हैं कैचअप, तो आज जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर फंड्स के नाम पर हमारे से 3 गुना पैसा लगाती है उसके अंदर, ठीक है। और जो उसकी इकोनॉमी है वो हमसे, डेटा नहीं है मेरे पास, बट वो अभी भी हमसे कोई 3 या 4 गुना आगे। जो लेटेस्ट डेटा है चाइनीज़ इकोनॉमी का वो ये है कि उन्होंने ट्रेड सरप्लस किया है विच इज़ $1.19 ट्रिलियन। ट्रेड सरप्लस ऑफ $1.19 ट्रिलियन इज़ मैसिव। इट्स मैसिव। मतलब ये इतने में तो कई देशों का
बजट जीडीपी होता है, जीडीपी होता है। बिल्कुल। सो यू सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको जो अंदर की जो हमारी ताकतें हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, कि हम क्यों नहीं आगे प्रोग्रेस कर पा रहे हैं तेजी के साथ। सोच बदली है। सोच ये बदली है कि आपके पास में उरी का अटैक हुआ और आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आपके ऊपर पुलवामा हुआ और आप बालाकोट के लिए गए। पहलगाम हुआ और आपने सिंदूर करा। बट यही काफ़ी नहीं है। आपने हमेशा जवाब दिया, आपने लीड नहीं किया। मगर कम से कम ये चेंज है ना। ये चेंज है। आप पहले दिन से ये नहीं शुरू कर सकते कि अब हम जवाब के बदले में हम मारना शुरू करेंगे, क्योंकि काबिलियत नहीं है। वो भी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये तब शुरू हो पाई जब ये 5-6 साल उन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करी। जब ये आए थे तो इनकी भी सोच यही थी कि हम प्यार मोहब्बत से काम चला लेंगे। इफ यू रिकॉल, मोदी जी लाहौर गए थे। बिल्कुल, लाहौर ठीक गए है, थे, वहाँ शादी में शामिल शादी में हुए शामिल थे। हुए। अटल और बिहारी यहाँ भी वाजपेयी, इनवाइट किया था नवाज शरीफ को। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उन्होंने टेक ओवर किया, वो उधर गए। हमारे बस यहाँ लेके पे गए थे। ये जो आप जब समझ लेंगे कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो आपकी बर्बादी के ऊपर है, वो अपनी बर्बादी नहीं देख रहा। कहता है हम बर्बाद हो जाएंगे बट आपको बर्बाद करके बैठेंगे। चाइना की जो आइडियोलॉजी है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं हो सकता, मगर मैं एशिया में वर्ल्ड नंबर 1 रहूँगा। उसके लिए जो उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत है वो आपके खिलाफ रहेगी, आपके साथ में तब अलाइन होगी जब उसका फ़ायदा है। जब उसका फ़ायदा नहीं है वो आपके पीछे लगेगी। जब हम ये कहते हैं कि चाइनीज़ मिलिट्री का स्केल और उनकी स्ट्रेंथ हमसे 3 गुना ज़्यादा है, तो ये हमारे बॉर्डर्स पर हमें कैसे अफेक्ट करती है? देखिए, हमारा सिर्फ हमारे 2-3 एडवांटेजेस हैं। उनकी मिलिट्री 3 गुना या 2 गुना बड़ी हो, ताकतवर हो, पैसा बहुत हो। इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो उनकी डिसएडवांटेज है और हमारी जो एडवांटेज है, पहले ही हमारी ज्योग्राफी एक एडवांटेज है। जो हिमालय है वो एक मैं जब ऐसे एनालाइज करता हूँ एज ए मिलिट्री प्रोफेशनल, मैं सिर्फ ताकत नहीं देखता। हमारे पास ताकत है, पर ताकत के साथ में हमारे पास टेरेन क्या है। ये जो टेरेन है ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। सो जो सेकंड जो हमारी एडवांटेज है इस वो ये है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, एक हमारे पास अगर आप इंडिया का बात का इतिहास देखें, 47, 48 हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ, कारगिल हुआ, और कई हमारे काउंटर इंजेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए हैं। तो ये जो छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपको एक्सपीरियंस देती हैं। एक स्विस मिलिट्री थिंक टैंक की रिपोर्ट हाल ही में आई है, जो कि इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, जिसका कहना है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुपीरियर एयर पावर से काफ़ी परेशान था और इसीलिए उसने सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट की। तो अगर हम 1 to 10 में इस सुपीरियॉरिटी को आंकें, तो आप इंडिया को कितना आगे मानते हैं? बहुत आगे। देखिए, एक तो उनके पास में चाइनीज़ माल है। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब चाइना अपना सामान देता है तो बेस्ट आइटम विल नेवर गो टू पाकिस्तान। 2 रीज़न से नहीं जाएगा। उसको मालूम है, पाकिस्तान, चाइना इज़ स्मार्ट, उसको मालूम है कि पाकिस्तान कुछ डॉलर्स के लिए जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका को बेच सकता है। यानी पाकिस्तान इज एन अनरिलायबल फ्रेंड। अनरिलायबल फ्रेंड, एंड इज प्रूविंग, आसिम मुनीर इज प्रूविंग। वो पूरे सामान उससे ले रहा है, बट बात जो है ट्रम्प की कर रहा है। भाई, नोबेल प्राइज़ की बात करनी, थोड़ा सा जी के बारे में बात कर रहे थे, बड़ा बाबर ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हो। चलो, दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड इज कुछ लहजे में पाकिस्तान इज़ अ टेस्ट बेड फॉर इक्विपमेंट। ठीक है, और उनके लोग उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो लेवरेज इज विद देम, विद द चाइनीज़। यानी पाकिस्तान के जरिए चाइना अपने इक्विपमेंट्स, अपने सामान को टेस्ट करता है। करेक्ट, वो कहीं से और कहीं तो लड़ाई कर नहीं रहा। इट इज़ नॉट फाइटिंग विद अमेरिका, जापान, ताइवान के साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। बट फिजिकल एक्टिविटी कहीं अगर है लाइव एक्शंस का, तो इंडिया और पाकिस्तान का है, तो उसका वहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाता है। द थर्ड विच इज़ पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इट इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, इट इज़ नॉट अ फाइटिंग, इज़ अ प्रोफेशनल फोर्स एट वन लेवल, बट इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज। वो बिजनेस कर रहे हैं 50 किस्म के। ठीक है, तो वो लड़ाई करने से वो जो पूरा बिजनेस है उसके ऊपर उनको धक्का लगेगा, और बिजनेस का जो फ़ायदा है वो देश को नहीं है, ये इनके ही जो जनरल्स हैं, जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं,
पॉलिटिशियंस है, ये सब कहते हैं रल मिल के खाना, वो खा रहे हैं। इनका जो पैसा अर्निंग है वो भी फॉरेन बैंक्स में, विदेशों में जा रहा है, राइट। सो दे विल नॉट लाइक टू रफल टू मच। तो वो लड़ाई नहीं करना चाहेगा किसी भी हालत में। वो ये चाहेगा कि आप मेरे को थोड़ी सी पिटाई कर लो। इसीलिए वो टेररिस्ट को यूज करते हैं अपनी या, लड़ाई के लिए। पाकिस्तान मेहनत तभी कर सकता है जब आपके देश के अंदर फूट हो, ठीक है, उसको तभी फायदा है ना। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कहीं ना कहीं फूट थी, उसका इस्तेमाल किया गया, उसकी सोच को इस्तेमाल किया गया। फिर एक धर्म का टाइम आया तो धर्म का इस्तेमाल किया गया। तो जो दुश्मन है वो हर चीज़ का इस्तेमाल करेगा वो फूट को डालने की। उसके लिए आपको भी उसके काउंटर की ज़रूरत है। तो सेम हमारा एक डीएनए है, एक डीएनए बताया ना, पीसफुल डीएनए, और दूसरा एक हमारा डीएनए है, हम छोटी सी चीज़ से बहुत खुश हो जाते हैं। और ये मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, हॉकी टीम ने 2 गोल कर लिए और पूरी दुनिया के अंदर उसी में टिकर आना शुरू हो जाएगा, उसी में आप एनडीटीवी में आके बताने इंडिया 2 गोल से हार गई, और उसके बाद में इंडियन टीवी हल्की हो जाती है और 5 गोल ठुक जाते हैं। अब ये धीरे धीरे हमारे इंडियन हॉकी टीम का भी डर्रा चेंज हुआ है, मगर हमारे देश का नहीं चेंज हुआ। तो 4 साल 5 साल में वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट रखने के साथ 370 हटने के बाद सबने ये सोचा कि अब पीस हो गया। नहीं, पीस नहीं है, इट इज पीसफुल। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। जो 30 साल 40 साल से मैंने आपके अंदर दिमाग में जहर भरा हुआ है, और आज 5 साल के अंदर वो जहर चेंज जाएगा। चलिए 90% में चेंज जाएगा, मगर 10% रहेगा। सो वो जो 10% है वो उसको करने के लिए क्या कमी है जो अभी आपको लगता है कि पूरी किए जाने की जरूरत है? एक सबसे बड़ी जो चीज़ हम कर नहीं सकते मेरी भी डेमोक्रेसी में, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है, वो ये है कि जो आपके साथ नहीं है या एंटी हैं, उनको आपको साथ लेके चलने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी है। क्योंकि जब आप उनको साथ लेके चलते हैं, उनके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, तो एक तबका ऐसा है जो आपके साथ चलता है, आप उसके कॉस्ट पे करते हैं। और ये जो चीज़ है 30-35 साल कश्मीर के अंदर बहुत आजमाई गई है। तो गिलानी आया, एंटी इंडिया वेरुलेंट, आप उसको देखभाल कर रहे हो, आप उसके साथ मिल रहे हो, आप सोच रहे हो दिल्ली में उनको बाकायदा ठहराया जाता था, उनकी सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम होते थे, सब कुछ आप उसको कर रहे हो, उसको पैसा वहाँ से आ रहा है और आप यहाँ से सपोर्ट दे रहे हो, मगर आपके साथ जो चलने वाले लोग हैं उनको आप दरकिनार कर देते हो। सो एंड दिस इज़ व्हाट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़, कि हम जो हमारे दुश्मन हैं हम उनके प्यार करने को प्यार ज़्यादा की कोशिश करते हैं, बट जो आपके साथ वाले हैं हम उनके तो साथ हमारे नहीं साथ आते। वाले कौन से लोग हैं जो साइडलाइन हो जाते हैं? बहुत हैं, बहुत यूथ, आज तो इतना यूथ है हमारे साथ जिसके ऊपर आज आपको इन्वेस्ट करना है। ये पुराने लोगों को छोड़ करके साइडलाइन करके उनके ऊपर यूथ पे इतना इन्वेस्ट करना है कि वो यूथ आपने कश्मीर में 7 टेन्योर्स पूरे किए हैं, तो सबसे चैलेंजिंग टेन्योर कौन सा रहा आपका? 95 जब मैं कंपनी कमांडर था साउथ कश्मीर में, और उस टाइम पे टेररिज्म बहुत ही एक्चुअली में उतार में था, और वो साल फॉरेन टेररिस्ट की जो संख्या थी कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट उनके जो टोलियां थी वो 40-50 की टोली में चलते थे। राष्ट्रीय राइफल अभी रेज हो रही थी, राष्ट्रीय राइफल की रेसिंग 93 में शुरू हुई थी, अभी रेजिंग थी, और वहाँ पे आर्मी की संख्या काफ़ी कम थी, और काफ़ी ऑपरेशंस, काफ़ी कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस उनके पास, टेररिस्ट के पास जो क्लोज क्वार्टर बैटल होता है ना, देखिए हमारी आर्मी कन्वेंशनल एक आर्मी टू आर्मी की लड़ाई के लिए इक्विप होती है, मगर एक क्लोज क्वार्टर बैटल जिसको बोलते हैं, या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए सामान अलग किस्म का चाहिए होता है। तो जब हम अटैक के लिए जाते हैं लड़ाई में, तो हमको बीपीजे नहीं चाहिए, पटका नहीं चाहिए, हमें लाइट वेपन नहीं चाहिए होता, हमको हैवी वेपन चाहिए होता है। तो हमारे पास सब कुछ हैवी वेपन था, और कम्युनिकेशन भी सारे हैवी रेडियो सेट्स जिनके ऊपर सीक्रेसी डिवाइसेस थे वो था, और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए हमारे पास सामान नहीं था। बाकी जबकि टेररिस्ट थे उनके पास पूरा अमेरिका फंडिंग का जो पैसा था, तालिबान के पास टाइम पे, वहाँ का पूरा पैसा और इक्विपमेंट जो है उनके पास में था। सो दे हैड बेटर इक्विपमेंट, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, स्मॉलर, फास्टर, क्विकर फायरिंग सिस्टम्स,
और प्लस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग ये होती है, आप सामने कौन है, दुश्मन है, और आपने फायर जब किया तो दुश्मन पे फायर किया, तो मैंने अगर 100 राउंड फायर किया, उसमें से एक लगा दुश्मन पे और 99 बाहर चला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब आप सिविल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ 100 लोग खड़े हैं, जिसमें से एक शायद टेररिस्ट हो और आपको पता नहीं है, तो वो जो ट्रेनिंग होती है, वो जो चेंज कन्वर्जन करना पड़ता है, पूरी माइंडसेट आपकी लड़ाई है दुश्मन के साथ। बिगर एमिनिशन, बिगर बॉम्ब, बूम, और अब आपको चलना है स्मॉलेस्ट एमिनिशन, केयरफुल फायरिंग, ऐसा ना हो कि कोई सिविलियन को चोट लग जाए, बहुत मुश्किल होता है। सो वो ट्रांजिशन करना जो था फ्रॉम कन्वेंशनल, अपने आप को तो एक ऑफिसर ट्रांजिशन कर लेता है, मगर जिस जवान को रोज आप ड्रिल कर रहे हो कि फायर करना है, फायर फॉर इफेक्ट करना है, अब आप सडनली बोलो कि यार फायर नहीं करना, उंगली बाहर रखना और थोड़ा देख करके कौन दुश्मन है, अब सब बराबर लग रहे हैं उसमें, किसके पास पिस्टल है, किसके पास एके है, किसने तो हथगोला उस रखा हुआ वक्त है। पर कितने फॉरेन टेररिस्ट मारे जाते थे जनरली? काफ़ी थे, मतलब आई डोंट हैव द फिगर राइट नाउ, मैं ऐसे हवा में बोलूँगा, बट बहुत फॉरेन टेररिस्ट थे एक्चुअली। में देयर इज़ अ टाइम, पहले 3 साल जो जम्मू कश्मीर के यूथ था JKLF का, वो टेररिज्म के साथ में आया, सेपरेटिज्म के साथ में, फिर HMI, और फिर 95 के अंदर हरकत अंसार और हरकत मुजाहिदीन, और काफ़ी थे, अगर मतलब हम उससे आज को कंपेयर करें, जिसमें आर्मी कहती है कि 2025 में 31 टेररिस्ट कश्मीर में मारे गए, उसमें 65% फॉरेन टेररिस्ट थे, तो कितना फ़र्क है? हाँ, उस टाइम पे उतना ही था, बट आज क्या है, चेंज, उस टाइम का चेंज में ये फ़र्क था कि उस टाइम पे एक हवा चली थी, ठीक है, आम लोग साथ आम में थे, आम लोग भी साथ में थे, उनको दिमाग, ब्रेन वॉश किए वहाँ गए के थे। जो लीडर्स थे, लोकल लीडर्स और पाकिस्तान, दोनों ने मिलके ये शेप किया हुआ था, अब वो रिकग्निशन हो चुका है उसके अंदर। डीप स्टेट एट प्ले की बात करते हैं, तो मिलिटरली या पॉलिटिकली कोई कुछ ऐसी इंटरवेंशंस आपने देखी जो एनालाइज की एज एज एन ऑब्जर्वर? या आप उसको देखिए, सोरोस का जो सिस्टम है, क्यों हर इलेक्शन के पहले सोरोस का कोई ना कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाता है हमारे देश के खिलाफ, क्यों आता है? क्यों हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अंबानी अदानी जैसे कंपनीज हैं, उनको डेलिबरेटली टारगेट करते हैं वो लोग? बिकॉज उनको मालूम है कि जब ये बड़े होंगे तो वो उनको कंपटीशन देंगे। यूके के अंदर अंबानी की कई फैक्ट्री, कई चीज़ें आई, टाटा की आई, इवेंचुअली इतनी उनके चैलेंज होता है कि वो दे कांट सस्टेन इट, तो दे डोंट वांट, वो कहते हैं आप यार हम अपनी फैक्ट्री चलाएंगे, हम आपको तनख्वाह देंगे, तुमको जैसे बताएंगे वैसे करना है, यू बी आर क्लाइंट स्टेट। सो कॉलोनियलिज्म बाय फिजिकल रूल 47 में ख़त्म हुआ, मगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एक दूसरा कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ है, एंड राइटली वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो आपका इंटरेस्ट थोड़ी देख रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना, डिप्लोमेट्स का ये कहना जिनसे मैंने बात की है, कि CIA ने नंदा देवी में एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डिवाइस छोड़ दी एंड वी डोंट नो हाउ इट विल अफेक्ट अस। नहीं, आई डोंट थिंक वो हमारे खिलाफ में थी, इट वाज, जो जो मेरा समझ में आना है, वो था टू मॉनिटर व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। इट इज़ नॉट अ डिवाइस फॉर एक्सप्लोजन, इट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, स्पाइंग डिवाइस। स्पाइंग डिवाइस है, ओके। ठीक है। सो न्यूक्लियर से है उसकी लॉन्जेविटी के बारे में, आई डोंट थिंक सो, मतलब इफ समबडी एल्स हैज गॉट मोर नॉलेज तो ज़्यादा होगा, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट नॉलेज कि वो वहाँ कोई ऐसी चीज़ रखी है कि वो धमाका हो बट जाएगा उसका। आर्मी में इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि वहाँ कुछ ऐसा है। नहीं, अब आर्मी में अगर स्ट्रक्चरली होगी तो मुझे नहीं पता, आई एम टॉकिंग ऑफ माई रीडिंग्स, बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आर्मी में हैं हम लोग, तो आर्मी में ये नहीं है कि हर चीज़ हर आदमी को पता होती है। तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ने में है, मेरा इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करने में है, मेरा इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी के बारे में समझ में है, हाउ डज इट प्ले, तो मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, टू राइट। माई नॉलेज। बट येस, आई एम, कोई जो इंटेलिजेंस वाले हमारे लोग होंगे जो उसकी डीप स्टडी करते हों, उनके पास हो सकता है कुछ और नॉलेज हो, दैट दे विल हैव। क्या मॉडर्न टाइम्स में AI के ज़रिए वॉरफेयर शुरू हो चुका है? क्योंकि ये वॉर टाइम्स हैं, हम दुनिया में अलग-अलग हिस्सों में वॉर्स देख रहे हैं, तो क्या AI का इस्तेमाल हो रहा है ऑलरेडी? यस यस, हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर, स्पेशली जो मॉडर्न वॉर फाइटिंग नेशंस हैं, और मैं अमेरिका की बात करूँगा,
वहाँ पे एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है और धीरे धीरे हमारे यहाँ भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसका एक कई चीज़ें ऐसी हैं कि जब स्पीड ऑफ वेपन, हम्म, उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है, तो जब तक डेटा आए हम्म, और आप डेटा से ये एनालाइज करो कि ये दुश्मन का हथियार है, वो इस स्पीड से आ रहा है, हमने उसको कहाँ पर हिट करना है, किस रास्ते पे जा रहा है, हम्म, और वेपन टू वेपन प्लेटफॉर्म मैचिंग करना जब होता है, तो उस मिसाइल को गिराने के लिए हमारी कौन सी मिसाइल फायर हो, ये जो मैनेज करना होता है, ये एक बिफोर द ह्यूमन रियल मिसाइल्स कम आउट। कम आउट। सो वो जो चीज़ है वो वो इंसान नहीं कर सकता। तो उसके लिए डेटा होनी चाहिए, उसके लिए उसकी फिंगरप्रिंटिंग होनी चाहिए, उसके लिए आईडी होना चाहिए, कहाँ पर वो लोकेटेड है, कितनी रफ्तार से आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो एक एआई सिस्टम्स हैं, वो उसको मॉडरेट कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। फिर यही नहीं करना है, वो आपको एक किसी एंटिटी को बताना भी है कि भाई ये हथियार वहाँ से फायर हुआ है, इसकी दिशा ये है, इसका टारगेट ये है, और बाय द वे इसको हैंडल करने के लिए, इसको हवा में डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास ये सॉल्यूशंस हैं, और इसमें से सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका है। सो द मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर एसेट। वरना क्या होगा, क्वाडकॉप्टर उड़ेगा और उसके लिए आप 1000 1 करोड़ की मिसाइल को फायर कर देंगे। तो तो एआई से बेसिकली कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर पा सकते हैं। करेक्ट, और वो आपके पास में चॉइस नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो जो डेटा मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा एआई कर सकता है, और वो जो मैचिंग है वो भी एआई कर सकता है, और एआई के थ्रू विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वो सही मिसाइल फायर हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर को हालांकि बहुत समय हो गया, लेकिन एक पहलू जिस पर अभी तक बात नहीं हुई है वो है एआई। आज के दौर में जब एआई बहुत सारी चीज़ों को ड्राइव कर रहा है, तो मॉडर्न वॉरफेयर में एआई किस तरह से यूज़ हो रहा है और क्या ऑपरेशन सिंदूर में भी एआई को यूज़ किया गया? हाँ, तो मैं छोटी सी बात ये बता दूंगा कि एआई का तो इस्तेमाल हुआ इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के, मगर जो इस्तेमाल हुआ है वो बहुत अभी नेसेंट स्टेज के ऊपर है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी पीठ ऐसे थपथपाने लगते हैं तो हमको लगता है सब कुछ ठीक है, और हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं। ऐसा नहीं है, बहुत एक छोटे स्पेक्ट्रम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम्म, एआई लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि एआई तो ऑलरेडी आ चुका है। एआई आया नहीं है अभी, एक इवॉल्विंग सिस्टम है, और टेक्नोलॉजी के मामले में आप कुछ भी कह लो, हमारा देश कम से कम एक हम्म, दशक जो है पीछे है टेक्नोलॉजी के मामले। जो चीज़ आगे अमेरिका में या चाइना के अंदर बन के इस्तेमाल होनी शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे हमको पता चलता है और हम लोग फिर इसकी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बॉट्स आर वन एग्जाम्पल ऑफ एआई। yes. क्रिएशन ऑफ अ फेक न्यूज़ और फेक एंटिटी और फेक मूवी, वो आप एक नॉर्मल ह्यूमन से नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैचिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, फेस के साथ मैच करना, ये सब एआई का काम है। तो एआई का जो इस्तेमाल है, इंडियन जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो तो करने की कोशिश कर रही है, बट उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है हमारे खिलाफ। हाँ, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के साथ में जुड़ी हुई बहुत एंटिटीज़ हैं, चाइना है, टर्की है, बांग्लादेश है, हम्म, बाकी जो यूरोपियन नेशंस बैठे हुए हैं उनके अंदर बैठे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, या आई विल नॉट से पाकिस्तान, एंटी इंडिया फोर्सेस जो जहाँ पर हैं, वो एआई के थ्रू एक दूसरे से मिल करके कार्रवाई करती हैं। सिमिलरली आप सोशल मीडिया वॉरियर्स देख लीजिए, जर्मनी में, यूके के अंदर, यूएस के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिनकी पूरी फंडिंग है, हम्म, और वो रोज़ सुबह उठ करके कुछ ना कुछ वीडियो बना करके और एंटी इंडिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में या कुछ ना कुछ कहानी, फेक न्यूज़ भी फेक बहुत न्यूज़, होती है। या और एक एक छोटी सी चीज़ होगी उसको वो 100 बार बना के हम्म, चलाएंगे। इवेंचुअली जो मेरे टेन्योर के अंदर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो यही था कि हमारे कश्मीर के यूथ ने फिर इवेंचुअली कंटेस्ट करना शुरू किया उनको, कि आपको करना है इधर आ जाओ, यहाँ पे करते हैं, साथ मिलके करते हैं, वहाँ दूर से बैठे क्यों हो। दे स्टार्टेड टारगेटिंग। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया एंड दैट बिकेम अ ग्रेट जोक फॉर अस। एक टर्किश बंदा, मुझे नाम नहीं याद है, वो ही यूज्ड टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, और वो ये कहता था कि भाई तुम मेरे पास सामान भेजो, कोई वीडियो शूडियो निकाल करके मैं चलाऊंगा इसको वहाँ पर,
एंड ही वाज वेरी पॉपुलर इन कश्मीर। वो एक टाइम पे आया जिसने ये लिख के भेजा ट्विटर के ऊपर कि ये क्या हो गया है कश्मीरियों को, ये अपने धर्म को भूल गए हैं एंड दे आर नॉट सेंडिंग मी स्टफ एंड दे आर ऑल टारगेटिंग मी। सो उसका वो एक रोने वाला वीडियो और कमेंट इवेंचुअली केम ऑन ट्विटर। सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमको, जो देशभक्त हैं, आप उनको अपने पास लोगे तो जो दुश्मन भी है वो कहेगा कि यही राइट ट्रीटमेंट है। सो एक्चुअली क्या होता है कि जब आदमी बच्चा रोता है ना कमरे के अंदर, तो जो रोता है अब उसको आप चॉकलेट देंगे तो जो 4 अच्छे बच्चे हैं वो नेग्लेक्टेड फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे, फिर वो कहेंगे यार हम भी रोना शुरू कर देते हैं। सो इवेंचुअली दैट इज अ सिस्टम विच आई फाउंड एंड आई यूज दिस वर्ड कॉल्ड व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग जो एक्चुअली फैक्ट्री ऑफ टेररिस्ट हैं, वी नीड टू लुक एट देम मोर क्लोजली एंड शट देम डाउन। आज भी लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्राइम मिनिस्टर और चीफ स्वराज क्यों बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि ये चेंज करना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू बी एम्फेटिक अबाउट योर विन। और एआई के ज़माने में अगर आप 1000 बार ये नहीं बोलोगे कि आप जीते हो, तो एआई ने भी उसकी सुननी है जिसने 1000 बार बोला। और अगर आपने 999 बार बोला है तो ग्रॉक इज गोइंग टू टेल कि खबर तो सुनने में आ रही है कि इंडिया ने पिटाई की है, मगर लगता है कुछ डाउट है और पाकिस्तान ऐसे बोल रहा है। सो नंबर ऑफ वॉइसेस इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट जो हर प्लेटफॉर्म के अंदर ये इन्फॉर्म करेंगे। और ये तब जब हम दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस देश है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, सबसे ज़्यादा युवा देश है। Correct. तो उस लिहाज से ये एक आयरनी लगती है। बट हम उसको हार्नेस नहीं करें ना, एंड ये हमारे देश की कमी है कि एक हमारे देश के अंदर कोई एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को चलाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पूरी दुनिया में हर देश चला रहा है। जैसे ट्रम्प है, ठीक है, उसके पास में एक टीम है जो यही काम करती है। हमारे यहाँ पे जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम बीजेपी और एक बीजेपी के कुछ लोग ट्वीट करते हैं या पर बीजेपी के पास भी बहुत बड़ी टीम है। नहीं, वो जो भी टीम है, बट देन दे हैव टू बी रियली ऑर्गेनाइज्ड, दे हैव टू थिंक। अब तक 2 या 3 पिक्चरें आ जानी चाहिए थी, मूवीज आ जानी चाहिए थी, टीवी सीरीज आ जाने चाहिए थे, राइट? दे हैव नॉट कम, यू अंडरस्टैंड? बट आप आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर इज सच अ विन देन वी शुड हैव बीन अहेड। मैं तो एक छोटी सी गलती बताता हूँ जो सिंपल सी गलती है। ट्रम्प ने बोला शाम को 6 बजे के आसपास ट्वीट किया दैट ही हैज ब्रोकन द सीज फायर। अगर उनका कॉल आया था, और आज के फ्लैट वर्ल्ड में, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में, जो सबसे पहले बोलेगा उसकी ही जीत है। तो जब वो फोन आया हमारे पास सीज फायर के लिए, तो हमने क्यों नहीं बोला? आप डिसीजन लेते रहो, यू से कि आई डोंट वांट टू टेक अ दिस थिंग, बट समवेयर समबडी हैज टू कम आउट एंड से कि एक रिक्वेस्ट आई है एंड द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग। क्योंकि इवेंचुअली ये सब चीजें निकलनी है बाद में। आज के जमाने में जो लोग, जो पहले बोलता है उसका अपर हैंड होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग इस सिस्टम को पास करने वाले हैं वो चुप नहीं रहेंगे। वो 2 महीने के बाद में उन्होंने बोलना है कि मेरे पास फोन आया था और मैंने बताया था। और ट्रम्प भी तो हर बार बोल ही रहे हैं ना कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। सो जब आपको मालूम है कि आज के एनवायरनमेंट में जो टॉप लीडरशिप ऑफ अ कंट्री इज ट्वीटिंग, वो छींकने से पहले कर देता है कि मैं छींकने जा रहा हूँ, राइट? वो काम करे चाहे नहीं करे वो कर रहा है, दैट्स ओके, इट इज इररिस्पॉन्सिबल, बट एवरीथिंग डजंट हैव टू बी डन बाय द टॉप लीडरशिप। देयर आर पीपल, देयर हैव टू बी अ मैकेनिज्म कि आपके पास में खबर आई है, आपने ये डालना है, एंड लेट पीपल च्यू ओवर इट। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो, और आपने इतने सारे मसलों पर अपनी राय खुलकर रखी, अपने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू ऋचा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करनी है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से ज़्यादातर 97% व्यूअर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हिम्मत और हौसला और बढ़ेगा आपके लिए और अच्छा और बेहतरीन कंटेंट बनाने में। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।